Okay. So we are going to discuss in today's class the definition of 1 mole. ठीक है, तो 1 मोल को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिफाइन किया था कि बहुत सिंपल डेफिनेशन, अगर उसकी बेसिक डेफिनेशन दें तो 1 मोल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दैट 1 मोल इज अ chemical counting SI unit. 1 mole is a chemical counting SI unit. ठीक है, तो केमिकल शब्द का अर्थ हो गया केमिस्ट्री में यूज होने वाला, काउंटिंग का अर्थ हो गया गिनती करने वाला, जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, तो 1 दर्जन एक काउंटिंग यूनिट है जो एवरीडे लाइफ में यूज होती है। ठीक है, लेकिन 1 मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है, बट वो केमिस्ट्री की दुनिया में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझाया था कि जैसे 1 डजन इक्वल्स टू 12 होता है, वैसे 1 मोल इक्वल्स टू सम नंबर होता है। वो नंबर क्या है हम आज की क्लास में देखने जा रहे हैं। तो 1 मोल इज अ केमिकल काउंटिंग SI यूनिट। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जिसे पूरी दुनिया मानती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो आइए बहुत बेसिक लेवल से 1 मोल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, 1 मोल का फाउंडेशन आज से लगभग 200 साल पहले 18th सेंचुरी में रखा था श्री एवोगैड्रो जी ने। ठीक है, उन्होंने ही 1 मोल का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने दिया। अब एवोगैड्रो जी ने क्या सोचा और कहां से ये 1 मोल की बात आई, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एटम्स के एक मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के एक एटम का मास कितना होगा ये मैंने आपको बताया था। जैसे हीलियम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, या लेट से कार्बन ले लें, या लेट से सोडियम ले लें। ठीक है, तो हीलियम के एक सिंगल एटम का मास जो है वो है 4 AMU, ऐसा हम लोग जानते हैं। कार्बन के एक सिंगल एटम का मास है 12 AMU, और सोडियम के एक सिंगल एटम का मास है 23 AMU। ठीक है, ये एक एटम के मासेस हैं। अब किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम एक एटम का मास देखें तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है ना भाई। 4 AMU हम लोग उसे बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे आपकी दुनिया की मास नापने वाली यूनिट है उसमें वो कितना है। 4 AMU मतलब हो गया 4 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बस इतना फील कराना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। और चूंकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है, इसको मेजर करने के लिए जो नॉर्मल रोजमर्रा के जीवन में एवरीडे लाइफ में जो वेइंग बैलेंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनको यूज करके इसको मेजर कर पाना संभव नहीं है। भाई जो तराजू तुमने आज तक बचपन से देखा है, या जो सब्जी वाले के, फल वाले के, नॉर्मल सिंपल केमिस्ट्री की लैब में जो तराजू होता है उसमें इतना प्रिसीजन है ना, इतना प्रिसीजन मतलब समझो एक्यूरेसी है ना, इतना एक्यूरेसी या प्रिसीजन नहीं है कि वो 10⁻⁻24 ग्राम की वैल्यू को नाप सके। ठीक है, ये सब वैल्यूज नापी जाती हैं लेकिन सिंपल तराजू से नहीं नापी जाती हैं। इनको मेजर करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाना पड़ता है। तो एक नॉर्मल वेइंग बैलेंस से एक एटम का मास हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो समस्या तुम्हें अभी रियलाइज हो रही है, ये समस्या एवोगैड्रो जी को 200 साल पहले रियलाइज हुई। ठीक है, जो हम लोग आज सोच रहे हैं कि एक एटम की अगर मैं बात करूं तो उनके मास इतने ज्यादा छोटे हैं। भाई तुम खुद सोचो, बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी फल वाले की दुकान पे गए और बोले भैया हमको 4 AMU प्याज दे दीजिए। 4 AMU प्याज वो तौल ही नहीं पाएगा, इतना कम उसका मास है। तो इनको हम लोग प्रैक्टिकली एक सिंपल वेइंग मशीन से नहीं नाप सकते हैं, चाहे वो हीलियम हो, चाहे कार्बन हो, चाहे सोडियम हो, या कोई भी एटम हो, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अब एवोगैड्रो जी ने सोचना चालू किया। उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा अगर होता कि हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU की जगह 4 ग्राम होता, या 4 ग्राम हो जाए, कार्बन का मास 12 ग्राम हो जाए, सोडियम का मास 23 ग्राम हो जाए,
ऐसा हो जाए तब तो मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, 4 ग्राम तो आप नाप सकते हो ना, 4 ग्राम नापने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 ग्राम, 23 ग्राम, ये सब बड़े आराम से आप मेजर करते हो। आप ज्वेलर की शॉप पे जाओ, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम सोना वो बहुत इजीली मेजर कर देता है। ठीक है, आपको 4 AMU और 4 ग्राम में अंतर समझ में आना चाहिए। 4 AMU बहुत छोटा मास है, 4 ग्राम उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह से एवोगैड्रो जी ने सोचना चालू किया कि यार हीलियम का एक एटम 4 ग्राम का हो जाए, कार्बन का एक एटम 12 ग्राम का हो जाए, सोडियम का एक एटम 23 ग्राम का हो जाए। तो ये सब अगर होने लगे तो मजा आ जाएगा। फिर हम इसको इजीली मेजर कर पाएंगे, इसको लैब में हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, सिंपल वेइंग मशीन यूज करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोचना एक और बात है और एक्चुअली में होना एक दूसरी बात है। भाई देखो, ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता, ऐसी शक्तियां हम में से किसी के पास नहीं है कि हीलियम के एटम को हम वरदान दे दें कि जाओ आज से तुम 4 AMU के नहीं 4 ग्राम के हो गए। ऐसी शक्ति किसी के अंदर नहीं है। हीलियम का एक एटम को भगवान ने बनाया है और वो 4 AMU का पहले भी था और आज भी 4 AMU करेगा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मान लो तुम्हारा मास है 60 kg लेट से, और मैं क्या करूं कि वहां पर केजी को मिटा के, ठीक है, केजी को मिटा के मैं वहां पर लिख दूं 60 टन, तो क्या तुम 60 टन के हो जाओगे क्या? नहीं, ये कैसा मजाक है भाई, तुम 60 किलो की रहोगे सर। आप पेपर पे मिटा के वहां कुंटल लिख दीजिए, टन लिख दीजिए, उससे हमारे मास पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसी तरह से हीलियम के एक सिंगल एटम का मास तो 4 AMU ही है और वो 4 AMU ही रहेगा। ऐसा कोई करिश्मा नहीं हो सकता कि वो 4 ग्राम का हो जाए। हीलियम, कार्बन का एक एटम 12 AMU है, वो 12 AMU रहेगा, वो 12 ग्राम नहीं हो सकता। सोडियम का एक एटम 23 AMU है, वो 23 ग्राम नहीं हो सकता। एक एटम के मास तो फिक्स हैं और वो नहीं बढ़ाए जा सकते। वो 4 ग्राम 12 ग्राम 23 ग्राम नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन एक दूसरी चीज की जा सकती है, और वो दूसरी चीज ये की जा सकती है कि हम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाएं। मैं तुम्हारा अकेले का मास, ठीक है, मैं तुम्हारा अकेले का मास, अगर तुम 60 किलो के हो तो तुम्हारा अकेले का मास तो मैं 60 टन नहीं कर सकता हूं तुरंत रातों रात। समझ रहे हो बात को? हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकता हूं कि तुम्हारे जैसे 60 किलो के बहुत सारे बच्चे ले लूं और उनका टोटल मास 60 टन हो जाए। ये चीज तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह एवोगैड्रो जी ने भी बोला कि यार एक एटम का मास तो 4 ग्राम नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बढ़ाएं तो ये संभव है कि उनका टोटल मास 4 ग्राम आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि मान लो हमने n हीलियम के एटम्स लिए, तो एक हीलियम के एटम का मास 4 AMU है, तो 2 का इंटू 2, 3 का इंटू 3, तो n हीलियम के एटम्स लिए तो उसका मास हो जाएगा इंटू n। तो एक इक्वेशन मैंने लिखी 4 AMU इंटू n इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। इसी तरह से कार्बन के n एटम्स लिए तो इंटू n, सोडियम के n एटम्स लिए तो इंटू n। ठीक है, यहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n इज द नंबर ऑफ एटम्स, इतने सारे हीलियम के एटम्स जिनका टोटल मास 4 ग्राम है, इतने सारे कार्बन के एटम्स जिनका टोटल मास 12 ग्राम है, इतने सारे सोडियम के एटम्स जिनका टोटल मास 23 ग्राम है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एटम्स है। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाओ, नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाओगे तो मास बढ़ने लगेगा, और तब तक इतने सारे एटम लो कि टोटल मास 4 ग्राम हो जाए। तो इतनी बात करी है एवोगैड्रो जी ने। अब जो ऊपर तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनको अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो आपको बच्चों ये बात समझ में आएगी कि ये बेसिकली तीनों इक्वेशन सेम ही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 4 AMU को, जैसे देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 4 AMU को मैंने लिख दिया 4 इंटू 1 AMU, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू n तो है ही है, और 4 ग्राम को मैंने लिख दिया 4 इंटू 1 ग्राम, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, देखो यहां से 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, और इससे हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, 1 AMU इंटू n इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ऐसी हमारे सामने इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो जैसे पहली वाली इक्वेशन में 4 4 कटा, वैसे दूसरी इक्वेशन में 12 12 कटेगा, और तीसरी इक्वेशन में 23 23 कट जाएगा। So basically what I am trying to say that all the three equations are same equations.
एंड सिंस दे आर सेम इक्वेशन, तो तीनों से n का वैल्यू वही आने वाला है, इक्वल आएगा। जो n इसके लिए होगा वही n इसके लिए होगा, वही n इसके लिए होगा, क्योंकि तीनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, और अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं n का, तो 1 AMU इंटू n इज 1 ग्राम। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से आएगी 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। लेकिन इस तरह से तो ये सॉल्व होगा नहीं भाई, ये ग्राम है ये AMU है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 ग्राम अपॉन 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो आ जाएगी 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम, इतनी आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसको अब फर्दर आगे अगर सॉल्व करेंगे आप, तो ये ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। एंड आई एम श्योर कि इतनी मैथ्स आप सबको आती होगी कि ये 10 की पावर -24 ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 10 की पावर +24 डिवाइडेड बाय 1.66, ये चीज आ रही है। और इसको जब फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो यहां से हमारे पास, ठीक है देखो ध्यान से, इसको जब फर्दर सॉल्व किया जाएगा तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ये हमारे पास निकल कर आई n की वैल्यू। ठीक है, वीडियो अपना ऑफ रखिए ड्यूरिंग द क्लास। ये हमारे पास निकल कर आई n की वैल्यू। ठीक है, और ये जो n की वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आई n की वैल्यू, जो कि किसके बराबर आई है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, और इसी को बार बार 6.02 इंटू 10 की पावर 23 ना बोलना पड़े, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, इसी को नाम दिया गया केमिस्ट्री में 1 मोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी MOL भी लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे किलोग्राम को kg लिख देते हो, वैसे मोल को MOL लिख देते हो, शॉर्ट फॉर्म हो गया ये, है ना, यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो 1 मोल बेसिकली क्या है, 1 मोल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, जैसे कि अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जैसे कि 1 डजन का, 1 डजन बनानाज, 1 डजन केला मतलब 12 केला, वैसे 1 मोल केला का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 केला। 1 मोल कुर्सी का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कुर्सी। ठीक है, एक मोल ट्यूबलाइट का मतलब हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 ट्यूबलाइट। 1 मोल हाइड्रोजन के एटम मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के एटम। 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पानी के मॉलिक्यूल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल, विच इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इस तरह से सोचने का तरीका हमें किसने सिखाया था, श्री एवोगैड्रो जी ने। तो एवोगैड्रो जी ने इतना महान काम किया तो उन्हें कुछ सम्मान देना पड़ेगा, तो उन्हें सम्मान कैसे दिया जाता है, यहाँ पर ए लगा दिया जाता है, ये सम्मान देने का तरीका है। इस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Na डिनोट्स एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये है 1 मोल की पूरी कहानी, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, यस तो ये चीज है बेटा 1 मोल, है ना। तो इसी को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, एंड 1 मोल इज अ केमिकल काउंटिंग SI यूनिट। जैसे 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, वैसे ही आपको याद रखना है 1 मोल 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 के बराबर होता है, जिसे हम लोग एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रोज नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अच्छा अब आप आगे की बात सुनिए।
अब 1 मोल जिस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या आपको खुद ही फील आनी चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये, वेरी वेरी ह्यूज। भाई अगर मैं इसमें इसको एक्सपैंड करके पूरा लिखने लगूं तो एक लाइन पूरी भर जाएगी। 10 की पावर 23 है, तुम्हें गिनती भी नहीं आती होगी, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। भाई मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6। बिलियन होता है 10 की पावर 9। ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12। तो 10 की पावर 12 तक आते आते तो पूरी पूरी गिनती खत्म हो जाती है। विश्व की जनसंख्या भी मतलब 10 की पावर 10 वन के 10 की पावर 11 के आसपास है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, इट इज अ ह्यूज नंबर। मतलब इसको अगर मैं पूरा लिखूं, है ना, तो 6, इसको मान लो 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करूं तो 602, एक 100 तो चला गया, और इसके बाद मुझे क्या करने पड़ेंगे? 21 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये लिखा हुआ इतना बड़ा नंबर है 1 मोल। तो ये तो सबको फील आई गई भाई, इसको सर ये हमारे मतलब जो दुनिया में चीजें होती हैं उनकी तुलना में बहुत बड़ा है ना। तो अभी क्या है, मैंने बोलने के लिए थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि 1 मोल बनाना, 1 मोल केला मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 केला। 1 मोल सेब मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सेब। ठीक है, कहने के लिए मैंने कह दिया था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 1 मोल एक काउंटिंग यूनिट तो है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुमने आज तक फल की दुकान पर जाकर के 1 दर्जन ही केला खरीदा होगा, 1 मोल केला कभी नहीं खरीदा होगा। तुम केले वाले को अगर बोलोगे कि भैया हमको 1 मोल केला दे दो, ठीक है, तो पहली बात तो उसे समझ में नहीं आएगा। और मान लो वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, जो लॉकडाउन की वजह से मान लो उसकी नौकरी चली गई है तो वो फल की दुकान लगा रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा हुआ वो, तो तुमको घुमा के एक झापड़ मारेगा। पहले वो दुनिया में जितने भी केले हैं उतने सारे के सारे वो केले अगर तोड़ लाए तब भी इतने केले नहीं हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 ह्यूज नंबर। मतलब हमारे आपकी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी संख्या इतनी इतनी ज्यादा हो। तो ऑल्दो 1 मोल एक केमिकल, ऑल्दो 1 मोल एक काउंटिंग यूनिट है, बट इट इज नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, छोटी छोटी चीजें जो हमें दिख नहीं रही हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब जो हमें दिख नहीं रहे हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब 1 मोल हो सकते हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कुर्सी की, ट्यूबलाइट की, केले की, सब्जी की, फल की संख्या इतनी नहीं हो सकती। तो इस बात को हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्या नोट डाउन करने जा रहे हैं? द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल। द नंबर मतलब 1 मोल जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1 मोल is very large. The number represented by 1 mole is very large. ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। It is used only for counting. It is used only for counting माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हैं पर हमें दिख नहीं रही हैं। माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज बोल सकते हो, या ज्यादा सिंपल वर्ड होगा मैं वहां पे बोल दूं क्या? ऑब्जेक्ट्स। इट इज यूज ओनली फॉर काउंटिंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स like atoms, molecules, ions, protons, electrons, etc. इस टाइप की चीजों को काउंट करने के लिए ही प्यारे बच्चों हम लोगों को 1 मोल यूज करना है। इट इज
बड़ा बड़ा लिखिए, इट इज नॉट यूज्ड फॉर काउंटिंग, it is not used, it is not used for counting everyday life, मतलब जो चीजें दिखाई दे रही हैं, एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स, केला, सब्जी, कुर्सी, ट्यूबलाइट, मेज, क्रिकेट का बैट, बॉल, जो भी एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये यूनिट नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी हो ही नहीं सकती है। वो तो मैंने समझाने के लिए बोला था, 1 मोल केला मतलब इतना केला, लेकिन इस दुनिया में है ही नहीं इतना केला, सारा केला तोड़ लो तब भी इतना केला नहीं हो पाएगा। तो इट इज नॉट यूज्ड फॉर काउंटिंग एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज ओनली यूज्ड फॉर काउंटिंग केमिस्ट्री वाली ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको काउंट करने के लिए ही हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बात को सब लोग नोट कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GAM बोलते हैं, ठीक है। तो GAM से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को, और इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, ठीक है, इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मोलर मास भी बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मोलर मास भी बोलते हैं। ज्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन, ज्यादा साइंटिफिक नाम ग्राम एटॉमिक मास है, बट इसे हम लोग मोलर मास भी कई बार बोलेंगे, और शॉर्ट फॉर्म में GAM से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये ग्राम एटॉमिक मास, क्या होता है। तो पहले तो इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। इट इज द RAM, it is the RAM of an element, it is the RAM of an element expressed, कॉपी में सब लोग इसको नोट करते चलिए, RAM of an element expressed in gram, it is the RAM of an element expressed in gram। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमें RAM के आगे ग्राम लगा देना है। जैसे एटॉमिक मास क्या था, RAM एक्सप्रेस्ड इन AMU, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इट इज द RAM ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है। मतलब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास GAM को सोच सकते हैं एज RAM के आगे क्या करो, ग्राम लगा दो। तो RAM के आगे ग्राम लगा दो तो इंटू 1 ग्राम कर दो, तो ये चीज हमारे पास क्या आ गई, ये ग्राम एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको हम लोगों ने गौर से देखो, इसको हम लोगों ने मोलर मास भी बोला हुआ है, इसको हमने मोलर मास का नाम भी दिया है। अब एक मैं तुम्हें बड़ी बेसिक सी बात बताने जा रहा हूं, जिससे आगे तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर हो या तुम खुद से पढ़ रहे हो, एक छोटी सी लाइन बस मैं बोलने जा रहा हूं, जिससे तुम बहुत सारी चीजें आगे नेचुरली प्रिडिक्ट कर पाओगे, खुद ही समझ जाओगे वो वर्ड आते ही, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि जब भी केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान जब भी तुम्हें ये शब्द दिखाई दे मोलर, तो मोलर का मतलब होता है पर मोल, ठीक है। इस बात को मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं। जब भी ये शब्द तुम्हारी पढ़ाई में आए तो तुम अपने मन में सोच लेना पर मोल। पर मोल मतलब हिंदी में अगर बोलें तो 1 मोल के लिए, है ना। हिंदी में अगर उसको बहुत सिंपल भाषा में लिख दें तो 1 मोल के लिए, ठीक है। तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब पढ़ोगे आगे तुम। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल की हीट कैपेसिटी, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल की कंडक्टिविटी। तो जब भी तुम्हारे सामने मोलर वर्ड आए मतलब 1 मोल, ठीक है। तो अब अगर तुम गौर से देखो
तो मैंने आरएम को मोलर मास बोला है, और अगर मैंने आरएम को मोलर मास बोला है तो ये 1 मोल का मास होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बात लिख देता हूं और फिर तुम्हें और समझाता हूं। इट इज ऑल्सो द मास ऑफ मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास है, तभी उसको मोलर मास बोल रहे हो। इट इज ऑल्सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है इस बात का मतलब। ठीक है, इट इज ऑल्सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं आपको ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास को थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसका के और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं और विस्तार से समझाता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सब लोग मेरी बात सुनेंगे। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, अब देखो हमने थोड़ी देर पहले एक कैलकुलेशन किया था, यहां पर इस चीज पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फंडामेंटली समझो कि क्या है ये ग्राम एटॉमिक मास। ये जो 4 ग्राम लिखा हुआ है ना हीलियम के लिए, 4 ग्राम लिखा हुआ है, यही तो है ग्राम एटॉमिक मास। भाई मैंने क्या बोला कि आप आरएम के आगे ग्राम लगा दो, तो हीलियम का आरएम आप जानते हो, हीलियम का आरएम कितना होता है भैया 4, तो उसके आगे ग्राम लगाओगे तो 4 ग्राम ही तो आएगा। तो ये जो लिखे हुए हैं ये है ग्राम एटॉमिक मास। ये हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास, ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास, और ये सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये सब क्या लिखा हुआ था, ये हीलियम का एटॉमिक मास था, ये कार्बन का एटॉमिक मास था 4 AMU, 12 AMU, 23 AMU, ये सब एटॉमिक मासेस थे। लेकिन 4 ग्राम, 12 ग्राम और 23 ग्राम ये सब ग्राम एटॉमिक मासेस है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 4 ग्राम है, ये जो 4 ग्राम है, ये हीलियम के एक एटम का मास है क्या? क्या ये हीलियम के एक एटम का मास है? बिल्कुल नहीं। अरे कहानी यहीं से शुरू हुई थी कि एक एटम का मास नहीं है ये 4 ग्राम हीलियम के 6.02 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का मास है। इतने सारे हीलियम के एटम्स लोगे तब उनका टोटल मास 4 ग्राम है, और इतने सारे मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 को हम लोग और क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। तो 4 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम्स। 12 gram is the mass of 1 mole carbon atoms. 23 gram is the mass of 1 mole sodium atoms. And 1 mole sodium atoms means 6.02 into 10⁻⁻23 atoms of sodium. तो इतने सारे 6.02 into 10⁻23 बार बार ना बोलना पड़े, इसीलिए उसको 1 मोल का नाम दिया गया है। तो 4 ग्राम हीलियम के 1 मोल एटम्स का मास है, 1 मोल का मास है। 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल का मास है, और इसीलिए इसको 1 मोल का मास है, इसीलिए इसको मोलर मास बोल रहे हैं। और क्या, मोलर मतलब 1 मोल के लिए, तो ये इसीलिए मोलर मास है। तो हीलियम का मोलर मास कितना है? 4 ग्राम। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, मतलब 1 मोल का मास। सोडियम का मोलर मास कितना? 23 ग्राम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर हम लोग पिछली 2-3 क्लासों में जो भी पढ़ाई करी है उसको अगर हम फाइनली अगर हम उसे समराइज करें तो हमारे सामने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आने जा रहे हैं। ठीक है, पूरी चीज को जो 2 क्लासों में 3 क्लासों की मेहनत है उसको अगर एक लाइन, एक छोटा सा शेप दे दें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की बात निकल कर आती है कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट RAM। ठीक है, तो जितने भी एटम्स हैं, जितने भी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, सबका अपना खुद का कुछ ना कुछ RAM है, वो आपको मालूम है, अब वो समझ गए आप। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो सबका अपना खुद का कुछ RAM है जो हमें क्वेश्चंस में दिया रहेगा, हमें याद नहीं करना होता है।
ठीक है। अच्छा भाई, फिर अब इस Rm के आगे, ठीक है, इस Rm के आगे अगर मैं दोनों तरफ एरो बना देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो इस Rm के आगे जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इस Rm के आगे अगर मैं AMU लगा दूं, इस Rm के आगे अगर मैं AMU लगा दूं तो उससे मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ठीक है। Rm के आगे अगर मैं AMU लगा दूं तो उससे मेरे पास आ जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। Rm के आगे अगर AMU लगाया जाता है तो उससे हमारे पास आता है एटॉमिक मास, 4 AMU, 12 AMU, 14 AMU, 16 AMU, 23 AMU, 24 AMU, ठीक है। तो Rm है सबसे पहले, Rm तो एक नंबर है जो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसके आगे AMU लगा दीजिए तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप उस Rm के आगे, अगर आप उस Rm के आगे ग्राम लगा दीजिए, ठीक है, अगर उस Rm के आगे आप ग्राम लगा दीजिए तो उससे आपके पास आ जाएगा क्या, उससे आपके पास आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। 4 ग्राम, 12 ग्राम, 14 ग्राम, 23 ग्राम एटसेट्रा, ग्राम एटॉमिक मास, जिसे कि हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, एक Rm है, Rm के आगे AMU लगाओ तो तुम्हें मिल गया एटॉमिक मास, Rm के आगे ग्राम लगाओ तो तुम्हें मिल गया ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। अब एटॉमिक मास जो है वो है मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ सिंगल एटम। 4 AMU हीलियम के एक एटम का मास है, 12 AMU कार्बन के एक एटम का मास है, 23 AMU सोडियम के एक एटम का मास है, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम और 12 ग्राम और 23 ग्राम, ये मास ऑफ वन एटम नहीं है, ये मास ऑफ 1 मोल एटम्स है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी इतने स्मार्ट इनफ हैं कि आपको एक एटम और एक मोल एटम में अंतर समझ में आता होगा, या एक केला और एक दर्जन केला में अंतर समझते हो। एक केला मतलब एक केला, एक दर्जन केला मतलब 12 केला, उसी तरह एक एटम मतलब एक एटम, और एक मोल एटम मतलब 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। तो ये जो हमने अभी ये टेबल सीखी, ये पिछले पूरे 2-3 क्लासों की समरी है, बट ये बहुत काम की चीज है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हेन मैं Rm के आगे AMU लगा रहा हूं तो मुझे एक एटम का मास मिल रहा है, और जब मैं Rm के आगे ग्राम लगा रहा हूं तो मुझे एक मोल एटम्स का मास मिल रहा है, और दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसको सब लोग नोट करिए। और तो हमको सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स करने होंगे मोल कॉन्सेप्ट में, दे विल बी रिलेटेड टू सम बेसिक कन्वर्जन्स कुछ करने होंगे हमें, है ना। सबसे पहला जो हम लोग अब प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, बेसिक कन्वर्जन्स इन मोल, ठीक है, बेसिक कन्वर्जन्स इन मोल। तो अब देखो क्या होगा कि सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जहां पर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा, और तुमसे बोला जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूं, मैं ये क्या काम करना है मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझाता हूं। मान लो मैं तुमसे अगर एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं जो आई एम श्योर तुम्हें पता ही है, मैं तुमसे बोलूं कि बेटा मेरे पास 2 दर्जन बनानाज हैं, 2 दर्जन केले हैं, तो बताओ कितना केला है। तो तुम फट से बोल दोगे सर 24। कैसे आया सर? 2 × 12 आया, क्योंकि सर 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 2 दर्जन का मतलब 2 × 12, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि 3 मोल हीलियम के एटम है,
तो 3 मोल हीलियम का एटम है, तो बताओ कितने एटम है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने वाले, इन सभी क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। Na मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्योंकि जैसे डजन का मतलब 12 था ना, वैसे मोल का मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। मैं बोलूं मेरे पास 4 मोल कार्बन के एटम्स हैं, तो 4 मोल कार्बन के एटम्स हैं, तो कितने एटम हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 4 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। उसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, है वो तो करेंगे क्वेश्चन में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल निकालना हो। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 36 बनाना है, 36 बनाना है, तो बताओ बेटा कितना दर्जन है? तो तुम इसको क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 दर्जन आ जाएगा। तो उसी तरह नंबर ऑफ एटम्स दिया गया होगा और नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया होगा। ठीक है, तो जैसे डजन में तुम 12 से डिवाइड किए थे, मोल में किससे डिवाइड करोगे? मोल में तुम डिवाइडेड बाय Na से कर दोगे। ठीक है, तो एक टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। अच्छा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे मोल से होगी बात मास की, मोल से मास की बात होगी। जैसे बोलेगा कि 2 मोल हीलियम का मास बताओ, तो अब क्या है कि हीलियम के 1 मोल का मास तुम जानते हो, 1 मोल का मास कितना होता है? 4 ग्राम। समझ रहे हो बात को? तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? डबल, इंटू 4 कर दोगे तो 8 ग्राम आ जाएगा। 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? ट्रिपल, इंटू 4 कर देना तो 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सॉरी कभी भी नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और मास पूछा गया है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और मास पूछा गया, यहां से यहां आना है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही हो उस सब्सटेंस के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं तुमसे 2 मोल हीलियम का मास पूछूं, तो 2 मोल हीलियम का मास पूछूं तो मैंने नंबर ऑफ मोल तुम्हें दे दिया ना, 2 मोल, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल पता है, और 2 मोल हीलियम का बोला है, तो कितना मास होगा? तो तुम इसे हीलियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 होता है, तो 4 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल गिवन है और मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना। और कभी यहां से यहां आना हो, मास से नंबर ऑफ मोल्स में आना है, तो आई एम श्योर तुम सबको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डिवाइड बाय मोलर मास कर देना। इनफैक्ट इस चीज को तो मन में बिल्कुल रट्टा मार लो कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसको कम से कम 20 बार बोलना अपने मन में। क्या बोलना? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल काम यही करना है कि इससे रिलेटेड खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ये बात अगर क्लियर हो जाएगी तो मान लो मोल कॉन्सेप्ट की कहानी बन जाएगी, कुछ आगे ज्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम लोगों को होना चाहिए। इस पर हमको खूब सारे क्वेश्चंस विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इजी से लेकर के डिफिकल्ट तक, क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा, हर दूसरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा। लेकिन ये बात बच्चों ध्यान रखना कि अगर तुम इस फंडामेंटल चीज में क्लियर हो, ठीक है, ये चीज क्लियर है, और तुम्हें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ये सब आता है, तो ये बात मैं तुम्हें श्योरिटी के साथ गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट तो क्या पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। तो इस चीज पे हमको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्लास थोड़ी देर में 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पे कुछ प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। ठीक है, कोई कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मास से, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मास से नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला जाए, या नंबर ऑफ एटम से मास निकालने के लिए बोला जाए, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें फालतू फोकट का हीरो नहीं बनना है, हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हमें मास से मोल्स निकालना आता है,
मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालना आता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कुछ डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। या यहां से यहां जाना है तो हम पहले नंबर ऑफ मोल से चौराहा है, वहां पे आके तुम कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो हमेशा हम पहले यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी बात पे हम लोग अब, आई होप ये तो सबने नोट कर ही लिया होगा अभी तक, बात को समझ में बात भी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो जरा एक दो पहले। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कर लो बस, फिर अगली क्लास पे और प्रैक्टिस कराएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। या तुम अभी नहीं करो, बस मैं करके दिखाता हूं, तुम उसको फॉलो करो, अगली क्लास में तुम्हें और प्रैक्टिस के लिए दूंगा। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का आरएम 4 होता है और Na की वैल्यू हम लोगों को लेनी है 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम हीलियम, हीलियम का आरएम 4 है, Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न आइडेंटिफाई करें पहले। तो क्वेश्चन का पैटर्न मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और मुझसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स, ये पूछा गया है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो मास से मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले मैं मोल्स निकालूंगा। तो मैंने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। अच्छा, वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं बिल्कुल रट्टा मार के बैठा हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि कई बार कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, मोलर मास न्यूमरेटर में डाल देते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम मैं कैसे निकालूंगा, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम मैं कैसे निकालूंगा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 12 ग्राम, मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल। ये हीलियम का मोलर मास है, 4, ये यूनिट है उसकी, भाई 1 मोल का मास है ना, तो 4 ग्राम पर मोल। तो मैंने गिवन मास बाय मोलर मास किया, तो बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 12 से कट जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 मोल। समझ गए बात को। तो मेरे पास 3 मोल हीलियम है, और अगर मेरे पास 3 मोल हीलियम है तो उसमें ध्यान से देखें सब लोग गौर से, नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इसका मतलब चलो पूरा लिख देता हूं। तो उसमें 3 मोल अगर मेरे पास हीलियम है तो उसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 3 मोल हीलियम है, तो मोल से मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना है। 1 मोल का मतलब होता है Na, तो 3 मोल का मतलब नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हो जाएगा 3 इंटू Na, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 3 इंटू, कई बार हो सकता है ऑप्शन Na के फॉर्म में ही हो, तो Na के फॉर्म में हो तो 3Na टिक मार देना, बस खत्म हो गया बात, कुछ करना नहीं आगे। ये सब तो क्वेश्चन करोगे तो ये सब फील आ जाएगी अपने आप, ये कोई बताने वाली बात तो होती नहीं है। तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया जाए भैया, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 16, सॉरी 3 2s are 6 और 3 6 are 18, तो ये आ जाएगा 18.06 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, ठीक है। जिसको कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.806, इस डेसिमल को जब इधर खिसकाते हैं ना बाईं तरफ तो पावर 1 बढ़ जाती है, तो 1.806 इंटू
10 raised to the power 24। ऐसा हो सकता है कि आप 18.06 जब निकालो तो कोई ऑप्शन ना दिखे, है ना, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो 1.806 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24, इस तरह से लिखने को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको प्यारे बच्चों ये आखिरी वाला स्टेप जो मैंने किया है, आखिरी वाला स्टेप जो मैंने किया है वो नहीं समझ में आया हो, अगर, वैसे तो आई होप समझ में आया होगा, साइंटिफिक नोटेशन, NOTATION। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये लास्ट वाला स्टेप जो मैंने लिखा है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तो उसमें मैं आपको इस साइंटिफिक नोटेशन पे और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है।